आवाज आ रही है? जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सबसे पहले तो नर्मदे हर के धरातल से जुड़े सभी लोगों को आज मैं एक विशिष्ट परिचय दे रही हूँ। आज एक विशिष्ट व्यक्तित्व आया है जो मेरे जीवन, मेरे हृदय के भी करीब हैं और अपनी मानवता में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण वो परमात्मा के भी बहुत करीब हैं। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी जुड़े हैं ग्वारी घाट जबलपुर से। और भैया के बारे में मैं जितना भी कहूँ, मुझे उनसे, वैसे तो वो पिता तुल्य हैं, लेकिन भैया संबोधन उनको जगत भैया के रूप में मिला हुआ है। हर वो व्यक्ति जो उन्हें बहुत स्नेह करता है उनको डॉक्टर भैया बुलाता है। भैया जी। सर्जन भी हैं अभी और भैया डॉक्टर भी YouTube हैं। लाइव नहीं हुआ है, अभी YouTube लाइव चल रहा, अभी शुरू नहीं हुआ क्या? YouTube में नहीं, लाइव लाइव नहीं चल आ रहा रहा? है। अच्छा। लाइव चल रहा है। मैं आपका परिचय ही नर्मदे हर से जुड़े लोगों को दे रही हूँ कि भैया डॉक्टर भी हैं, भैया लेखक भी हैं, भैया पोएट भी हैं और भैया बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। और मुझे तो लगता है कि ये पूरा सेशन उनके परिचय में चला जाएगा, क्योंकि इतना विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो शायद आप सब सुन के भी चौंक जाएंगे कि भैया ने बहुत, तो मुझे भी पता नहीं होगा, इतने क्लिष्ट कार्य किए हैं कि समझाने में भी मुझे समय लग रहा है। भैया ने जापानीज पद्धति में जो एक काव्य पद्धति होती है उसमें गीता लिखी है। इंग्लिश में उन्होंने रामायण लिखी है और हाँ, दिखा भी रहे हैं। आपके लेखन को मेरा प्रणाम, क्योंकि लिख तो सभी लेते हैं, लेकिन इतना विलक्षणता से लिखना, वो भी दूसरी भाषाओं में, ताकि हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दूर दूर तक पहुंचे, ये कार्य बहुत ही विलक्षण है। और भैया जो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसमें असाध्य रोगों के रोगी रहते हैं, उस हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी भैया ही हैं। वो उसको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और उनके दिशा निर्देशन में वो सब कार्य चल रहा है। आश्रम से लेके हॉस्पिटल तक, काव्य से लेके लेखन तक, हर हर एक क्षेत्र में उनकी विलक्षणता का पुट रहता है। तो बिना देरी किए मैं सोचती हूँ आज आप लोग ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को ही सुनना चाहेंगे। तो प्रणाम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भैया, जैसा हम नर्मदे सब हर। जानते ही हैं कि नर्मदे हर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी धरातल पे। भैया, प्रकाट्य उत्सव आ रहा है नर्मदा जी का, जी। और मुझे लगता है कि इस बार इसको एक विशेष, एक ऐसे तरीके से मनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी नर्मदा का प्रकाट्य उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता रहे। हम उसमें कुछ भी ऐसा ना मिलावट करें जो मैया धूमिल और कलंकित हो हमारे कृत्यों से। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने ऐसे कुछ विचार, जैसे कि विशेष आपने गीता लिखी और रामायण लिखी, ऐसे ही कोई जल पे विलक्षण विचार हम सबको दीजिए ताकि हम भी कुछ ऐसा कर पाए जल बचाने के लिए। जल को तो, क्योंकि वैज्ञानिक व्यक्ति हूं मैं और विज्ञान से जुड़ा हुआ हूं, सबसे पहले तो सभी को नर्मदे हर। और ये बहुत सारे फेसबुक पर नमस्कार लिखे हुए आ रहे हैं और नर्मदे हर जो लिखे आ रहे हैं वो बहुत कुछ गुजराती में लिखे आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि गुजरात में जिस तरह जागरूकता जल के प्रति आई है और ये आवश्यकता के रूप में आई है, और ये जैसा कि देश में देखा जा रहा है कि हम लोग इसको इस तरह लेते हैं कि ये एक प्रायोरिटी है, ये एक प्राथमिकता है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, और जैसा मुझे खुद समझ में आ रहा है कि जो जल के संरक्षण, जल के संवर्धन और जल के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, या नदियों के प्रति हमारे सम्मान की और अधिक आवश्यकता है, जो कि हम वैदिक काल से करते चले आ रहे हैं। तो नर्मदा जी के प्रति, गंगा जी के प्रति, सप्त नदियों के प्रति जो हमने सम्मान, आदर भाव, और हमेशा जो पूजन का आरंभ आध्यात्मिक रूप से होता है, हम नदियों की स्मृति करते हुए आरंभ करते हैं। हम उपासना में जब कभी अभिषेक करते हैं तो सप्त नदियों का जल चढ़ाते हैं। और जब कभी हम कोई संकल्प लेते हैं या राज्याभिषेक किसी राजा का होता है
तो वह भी नदियों के, सभी नदियों के जलों से अभिषेक करके होता है। मैं प्रारंभ इस तरह नहीं करना चाहता कि हमारी प्राथमिकता है, मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता नहीं है, ये आपात स्थिति है, ये इमरजेंसी है, ये प्रायोरिटी नहीं है इस विषय को लेना। और हम एक छोटा सा उदाहरण मैं लूंगा, मेरे भांजे की बच्ची है छोटी सी, मेरी नातिन है, वो अभी फेसबुक में उसने एक 2-3 दिन पहले एक डाला था थर्स्टी क्रो, कि कैसे सभी ने, अपन लोगों ने बचपन में वो कहानी पढ़ी है कि मटके में छोटा थोड़ा सा जल रहता है, चोंच कौवे की वहां तक नहीं पहुंचती है, वो कुछ कंकड़ उसमें डालता है, जल ऊपर आता है, वो पी के चला जाता है। ये एक प्यासा कौवे की कहानी है। ये एक चतुर कौवे के नाम से भी कहानी आती है, लेकिन हम यदि अब देखें तो इसकी कहानी का रूप हमको बदल देना चाहिए, या सिर्फ नाम बदल दें तो भी मैसेज बढ़ जाएगा कि पानी की जद्दोजहद या पानी के लिए परिश्रम। इस कहानी का यदि सिर्फ टाइटल बदल दिया जाए, कहानी जो की त्यों रहे और सिर्फ टाइटल बदल दिया जाए, तो ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। आगे आने वाली जनरेशन को लगने लगेगा कि नहीं, ये जल जो हमारे पास इतना सा है, इसके लिए कौवे ने कितना परिश्रम किया, और हम उस परिश्रम को हम करके यदि पाएंगे तो वो जल जो है, वो जल कितना उपयोगी है, कितना बहुमूल्य है, कितना हमारे जीवन को कि कितना हमारे पंच तत्वों के बने हुए इस शरीर में कितना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सिर्फ हम एक छोटी सी जद्दोजहद कि प्यासा कौवा या चतुर कौवे की जगह उसका नाम भर बदल दें कि जल के लिए परिश्रम, या जल के लिए परिश्रमी कौवा जल के लिए, या जल का संवर्धक कौवा, ऐसा कुछ करते हुए यदि सिर्फ टाइटल बदले, तो ऐसे छोटे छोटे हमारे जीवन में पहल की आवश्यकता है, और इन पहल के द्वारा ही हम उस परम को प्राप्त कर सकते हैं, उस मिशन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उस ध्येय को निर्धारित कर सकते हैं और ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि ये देखें कि विश्व में मुख्य रूप से चाइना जैसे बड़े देश में 3 नदियां हैं मुख्य रूप से, मेकॉन्ग, येलो रिवर, ऐसे 2-3 नाम हैं, और वो बहती हैं और वो अपना काम करते हैं। इजिप्ट में सिर्फ एक नदी है, नील नदी, बहुत बड़ी नदी है, और वो एक लेक से निकलकर समुद्र में मिलती है। क्योंकि इजिप्ट का धरातल एक टिल्ट है, तो वो अपने आप एक उसको फ्लो मिलता है और वो बहती जाती है। भारत की 7 मुख्य रूप से नदियों की व्याख्या वैदिक काल से चली आ रही है, उसमें सरस्वती भी एक नदी है, जिसकी कि हम आगे चर्चा करेंगे। और हम ये चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व मुझे 25 से 30 मिनट मिला है, लेकिन मैं आज की स्थिति हम 3 पहलुओं में देखेंगे, शोषण, दोहन और पोषण। हम जल को यदि देखें, हम 3 किसी भी हम मिशन को देखें तो आज की स्थिति क्या है, शोषण की स्थिति है, और आगे जो स्थिति है, जो हम सात्विक स्थिति, जैसे सत रज तम 3 गुण माने गए हैं, तो जल के संवर्धन में भी, जल के बारे में विचार जब हम आता है, तो इसमें भी तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। तो तमोगुण ये है कि हम शोषण करें, रजोगुण क्या है, हम दोहन करें, और सतोगुण क्या है, हम पोषण करें। किसी भी मिशन में 3 तरह के गुणों की जो गीता में या हमारे आध्यात्मिक चिंतन में ये व्याख्या आती है, तो इसको भी हम इस मिशन को, इस कार्य को, जल संवर्धन के कार्य को या नर्मदा को किस तरह बचाएं, इस कार्य को हम सामाजिक रूप से 3 अंगों में विभक्त कर सकते हैं। किस तरह हम शोषण कर रहे हैं,
किस तरह हम दोहन कर रहे हैं और किस तरह हम पोषण हमें करना चाहिए। तो ये तीनों के गुणों को यहां पर स्थापित करते हुए हम ये बात करें, हम यदि ये देखें तो मेरे सामने ये तीन दृश्य सामने आते हैं। जो आज की स्थिति है, जो हम शोषण करती हुई स्थिति है, उसमें तीन दृश्य मेरे अपने ही प्रसंगों के आते हैं जो मैंने देखे। हमारे अस्पताल में एक दूसरे अस्पताल से एक पेशेंट को डिलीवरी के लिए शिफ्ट किया गया, इसलिए किया गया कि वहां पर पानी की टंकी फूट गई थी और वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो पास का अस्पताल था, इमरजेंसी में उसको हमारे अस्पताल में लाया गया और उसका सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन होना था, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं। ये जन्म से जुड़ी हुई स्थिति। दूसरी स्थिति जो है, हमने कहीं पढ़ा अखबार में, गुजरात में या कच्छ में कहीं एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं आता, वो ध्यान नहीं है, वो गूगल में हमें देखना पड़ेगा कि वहां पिछले 20 साल से किसी लड़के की शादी नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां से 35 किलोमीटर दूर महिलाओं को जाने के लिए, जो आखिरी शादी उस गांव में हुई है वो कम से कम 20-25 साल पहले हुई है। लड़की जो उस गांव में, कोई अपने पिता जो है लड़की की शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए वो तीन, हम लोगों ने देखी है, चित्रों में देखे हैं, किस तरह बैलेंस करते हुए वहां की महिलाएं गांव में जल लेके आती हैं। तो वो एक दूसरी स्थिति। एक और स्थिति, यही बारात की स्थिति। हमारे एक परिचित की शादी थी और बारात निकलने में देर हो रही थी। तो बारात क्यों नहीं निकल पा रही थी? क्योंकि बाकी बारातियों के लिए तो पानी पीने का था, लेकिन दूल्हे के पिताजी ने कहा कि नहीं, दूल्हा जो है वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए उसको तो बिस्लरी की बोतल लेके आओ। अब वो गांव का वातावरण था, वहां पर वो जो है शुद्ध पानी उसको चाहिए था, मतलब स्वच्छ पानी तो चाहिए हमको, पानी उपलब्ध है, लेकिन जो पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यह पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं। यहाँ दूल्हे के पिता जो कि अनपढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इतना मालूम था कि दूल्हे को बिस्लरी चाहिए। तो ये दूसरी स्थिति, दूल्हे के लिए 5 किलोमीटर दूर से दुकान से वो बोतल लाई गई, तब तक बारात आगे नहीं बढ़ी। तो ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, मेरे अपने जीवन में मैंने अपने पिताजी की अंत्येष्टि करने के लिए, मतलब एक स्थिति जन्म की मैंने बताई, एक स्थिति बताई रोज मर्रा के जीवन की, जहां विवाह प्रसंग हो रहा है, उत्सव का प्रसंग हो रहा है, और तीसरी स्थिति, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों पिताजी को गया जी गए। वहां पर उनका जो है 2-3 साल बाद वो पितर मिलोनी कहलाती है, वो करना थी। तो वो उस समय गए जब वहां पर ये कड़े दिन कहलाते हैं, जो तर्पण वाले दिन होते हैं, उन दिनों में गए। वहां पर पिंडदान जब हुआ, पूरी प्रक्रिया हुई, पंडित ने पूरी प्रक्रिया कराई, और वो पिंड के विसर्जन की जब बात आई तो हमने सिर से लगा के पिंड विसर्जन के लिए जब कर्मनाशा नदी की तरफ गए तो नदी में एक बूंद पानी नहीं था, एक बूंद पानी नहीं था। टैंकर लाके रखे गए थे और जो पंडित ने पूजा कराई थी, वो पंडितों ने अपने अपने यजमानों के लिए गड्ढे बना रखे थे और उन गड्ढों में पानी डाल के रखा था कि आप यहां पिंडदान कर लें। यानी वो पिट तो था नदी का जो गया जी में हम, लेकिन ये स्थिति वहां पर थी कि ये तीनों स्थिति मैंने बताई कि मृत्यु से जुड़ी हुई, पिताजी के पिंडदान की स्थिति में हम जो आर्टिफिशियल, यानी ये समझ लीजिए कि कृत्रिम कर्मनाशा में उस विसर्जन को कर रहे थे। जन्म की मैंने बात बताई कि पानी की कमी के कारण वो जो प्रसूता थी उसको कितना कष्ट हुआ,
और जो उत्सव का वातावरण हम अपने जीवन में देखते हैं, वो रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। दो उदाहरण हमने विवाह के नहीं होने के बताए, और विवाह हो रहा है तो दूल्हा क्यों नहीं निकल पा रहा ये बताए। तो हमारे जीवन में पानी की जो विडंबना है वो दृश्य है। आज वो जो हमने शोषण पूर्व में किया है उसका हमने एक वानगी यहाँ पे प्रस्तुत करी, लेकिन आशा से भरा हुआ, क्योंकि हमारा जीवन है। नर्मदा, नमामि गंगे और ये ना जाने कितने प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं तो आध्यात्मिक से भी जुड़ा हूं, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामरिक रूप से और राजनयिक रूप से, सब रूपों से देखा जाए तो पानी जो है हमको सबसे राजनयिक और राजनीतिक और सामरिक रूप से यदि देखा जाए तो यहां तक कहा गया है कि धरती के लिए, अहंकार के लिए 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी के लिए होगा। और हम स्थितियां ऐसी देख रहे हैं। जल के लिए हमारे 2 इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, कावेरी जल विवाद। भारत का डैम बना, ब्रह्मपुत्र पर चाइना ने 7 डैम बनाने की अपनी योजना बना ली। कोसी नदी पर जब बाढ़ आती है तो बिहार में हजारों, न जाने कितने वर्षों से ये एक कितनी बड़ी विडंबना हो गई है कि कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार बह जाता है। वो बाढ़ की समस्या, भारत में बाढ़ की समस्या या अकाल की समस्या? अकाल की समस्या ऐसा नहीं है कि पुराने काल में नहीं थी, प्राचीन काल में भी अकाल की समस्या थी। रामचरितमानस में उत्तरकांड में आप देखेंगे, तो मैं चौपाई नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि मैं अयोध्या में निवास करता था, और अयोध्या में निवास करते करते जब वहां अकाल पड़ा तो उज्जैन आ गया, क्षिप्रा नदी के किनारे आ गया। आप देखिए कि हमारी पूरी सभ्यताएं सिंधु घाटी नदी के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे और नदियों के किनारे, कावेरी, कृष्णा, सब नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यताएं बसती थी। और उसका कारण यह था कि बाकी जगह सभ्यताएं यानी नगर इसलिए नहीं होते थे कि बाकी जगह जंगल होते थे। आज क्या हुआ, हमारे अमृतलाल वेगड़ जी, नर्मदा के परम भक्त, उनकी याद अचानक आ गई। हम नर्मदा के किनारे वो परिक्रमा लगाते थे, और नर्मदा के परिक्रमा भर नहीं लगाते थे, संरक्षक थे, संवर्धक थे, यानी दोहन नहीं करते थे, वो पोषण करने की। उन्होंने ये पुस्तक लिखी कि नर्मदा पर किस तरह पूजा, हम आरती तो करते हैं। हमने देखा हमारे गांव में गाडरवारा में यमुना नदी की फोटो है, और बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें यमुना नदी की आरती की जाती है और चित्र में की जाती है। तो मैंने कहा हमारे परिचितों से और हमारे उन मित्रों से जो कि उनकी आरती कर रहे थे कि हमारी सभी नदियों की क्या यही हाल होना है कि हम चित्र में ही आरती करेंगे इन नदियों की? अभी भी आवश्यकता है कि हम चेत जाएं, जागृत हो जाएं, और जो हमें आगे आगामी पीढ़ी को देना है वो देने की व्यवस्था करें। देखिए, आज मैं यदि अपना अस्पताल खोलता हूं, या मैं पैसे कमाता हूं, या मकान बनाता हूं, तो हम अपने पुत्र पुत्रियों के लिए बनाते हैं मकान, पुत्र पुत्रियों के लिए मकान बनाते हैं, पैसे बैंक में रखते हैं, वसीयत लिख जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल से जो हमको वसीयत लिख के दी है, नदियों की वसीयत, सरोवरों की वसीयत, पोखरों की वसीयत। जबलपुर जैसे शहर में 70 जलाशय थे, 70 जलाशय थे जबलपुर में। आज
4-5 दिखते हैं, वो भी नगर निगम के हाथ में है और उनको किसी तरह संवर्धन और उनकी सिकुड़ गए हैं, संवर्धन किए गए। माड़ो ताल, मड़ा ताल, रानी ताल, वहां कहीं स्टेडियम बने हैं, कहीं कॉलोनी बनी है, लेकिन और जल स्तर उन माड़ो ताल, उन तालाबों में भी जहां पर कॉलोनी बन गई उसमें भी जल स्तर नीचे होता गया। अब यदि हम ये देखें, हमारे पास दो व्यवस्थाएं हैं, दो तरह के लोग हैं। वो एक तो ये है जो 20 किलोमीटर पैदल चल के 1 घड़ा 2 घड़ा सिर पे रख के पानी लाने वाली महिलाएं हैं, और दूसरे व्यवस्था ऐसी है कि हमने बटन दबाया और फव्वारे से पानी निकला और उससे कार वॉशिंग हो रही है, मोटरसाइकिल वॉशिंग हो रही है। और यहां तक कि मैंने घर में देखा कि नगर निगम का पानी आया तो जो कचरा झाड़ू से साफ हो सकता है, उस कचरे को पाइप लेके पानी से, एक पत्ता है उसको पाइप से भगा रहे हैं, क्योंकि हमें शर्म आ रही है झाड़ू लेके हमारे घर के सामने बवाल करने। तो बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं, शासन कितना करेगा, गवर्नमेंट की तरफ तकने की जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति से क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा यही सोचते हैं, एक व्यक्ति से क्या फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति से ही फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बच्ची हाफ ग्लास फुल वाटर, क्या है वो उसका कुछ उसने एक हाफ फुल वाटर, ग्लास हाफ फुल वाटर, एक ये छोटी सी योजना बताई कि हम पानी पीने के लिए घरों में दें तो आधी गिलास पानी लें और आधी गिलास पानी ही सर्व करें। एक सिप पानी पी के व्यक्ति बाहर रख देता है। ड्रिंकिंग वाटर की कितनी कमी है। हम पूरे विश्व में जो वाटर है, जो ब्लू प्लेनेट कहलाता है हमारा, जो दूर से चंद्रमा से आर्मस्ट्रांग ने चित्र लिया था, हमने चंद्रमा का यहां से देखते हैं दृश्य, तो वो चंद्रमा ऐसा दिखता है, फुल मून में तो अलग दिखता है, लेकिन चंद्रमा का चित्र देखें यदि तो चंद्रमा का चित्र उबड़ खाबड़ दिखता है और मडी दिखता है। और चंद्रमा से यदि पृथ्वी का चित्र जो आर्मस्ट्रांग एल्ड्रिन ने लिया था, वह ब्लू, नीली, बड़ी सुंदर पृथ्वी दिखाई देती है। लेकिन उस पृथ्वी का भारत को यदि हमें देखना है, तो हमें यदि पोषण करना है, तो आज हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे पास 4% विश्व का पानी है जो कि हम उपयोग कर सकते हैं, और पॉपुलेशन हमारी 16% है विश्व की पॉपुलेशन, 16% ऑफ पॉपुलेशन और 4% ऑफ वाटर, और उसमें भी ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास सिर्फ 5% है। ये जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं टॉयलेट्स के और नमामि गंगे, नर्मदा के, पॉल्यूशन फ्री जोन बनाने के, प्लांटेशन के, नगरीय प्लांटेशन के, ये निश्चित ही अद्भुत है। और भारत के 100 जल मंत्रालय बनाया जाए, जल मंत्रालय एक बनाया गया है मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, और 122 जिलों में पानी पर बहुत काम हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा तो बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन हमें ये लगता है कि हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में, प्रतिदिन, प्रति दशक में, प्रति शताब्दी में, प्रति शहर में एक भगीरथ की आवश्यकता है। एक भगीरथ की आवश्यकता प्रतिदिन है, प्रति वर्ष है, प्रति दशक में है, प्रति शताब्दी में है, प्रत्येक देश में है, प्रत्येक स्टेट में है, प्रत्येक नगर में है, और प्रत्येक घर में भी है। आज हम अपने घर में भगीरथ बनने का प्रयास करें, घर के भगीरथ। बाहर टैप लगा है, सरकारी नल है, म्युनिसिपैलिटी का आ रहा है, खुला है, बह रहा है, ये नहीं चलेगा। हम यदि पानी से नहाते हैं तो कितना नहाना है, हमें एक हिडन वाटर एक प्रोजेक्ट है। हिडन वाटर हम कितना उपयोग करते हैं,
एक जीन्स का पैंट बनाने में 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक प्रश्न उठा, एक चैनल ने एक आयोजन किया और उसने सीधा सीधा एक लीडिंग प्रश्न किया। बहुत सारे लोग बैठे और उसने लीडिंग प्रश्न किया कि जबलपुर इतना पिछड़ा क्यों है। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि सबसे पहला तो आपको पिछड़े को परिभाषित करना पड़ेगा। क्या फ्लाईओवर्स, पक्की सड़कें, कंक्रीट की सड़कें, कंक्रीट के महल, कंक्रीट की बिल्डिंग्स ये तय करेगा कि जबलपुर पिछड़ा है, या ये तय करेगा कि जबलपुर ने पिछले साल कितने प्लांट्स लगाए, भारत ने जबलपुर ने कितने घाट स्वच्छ रखे, जबलपुर में कितनी वाटर बॉडी ऐड हुई, जबलपुर ने पॉल्यूशन के लिए क्या किया, जबलपुर ने ग्रीन जोन कितने बनाए, जबलपुर में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या काम किया, कितने घरों ने वाटर हार्वेस्टिंग की। ये विकास की परिभाषित करेगा या फ्लाईओवर परिभाषित करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन परिभाषित करेगा, न्यूक्लियर वो बनेंगे वीपन्स के लिए न्यूक्लियर अपना प्लांट्स लगेंगे, वो तय करेगा। तो ये हमें परिभाषित कर, मैंने देखा नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद ट्रेन से जब भी जाता हूं, होशंगाबाद के ऊपर से जाता हूं, प्रणाम करता हूं नर्मदा जी को, और देख के मन विचलित और दुखित और व्यथित और गुस्सा आने लगता है जब ट्रक खड़े देखता हूं नर्मदा जी के किनारे धोते हुए लोगों को, अपनी गाड़ियों को नर्मदा जी के डस्ट होते हुए देखता हूं। जब घरों यहां पर देखता हूं कि मैकेनिक हैं बहुत सारे जो पानी की बौछार से वो मडगार्ड को साफ करते रहते हैं। हम क्यों साफ कराते हैं और वो क्यों साफ करते हैं? एक वर्कशॉप्स की आवश्यकता है इन लोगों के लिए, मैकेनिक्स के लिए भी। ये जैसे हाथी को पानी से नहलाने जैसा काम है। ये नहलाया पानी को हाथी से और वो फिर लौट गया कीचड़ में, फिर लौट के कीचड़ में पहुंच गया। जिस गाड़ी को आप इस 200 लीटर पानी से सर्विसिंग के लिए जाता है ना, तो 200 लीटर पानी वेस्ट होता है एक गाड़ी की सर्विसिंग में। तो हम कोई योजना ऐसी बनाएं, कोई निर्धारित इस तरह का करें कि जो पोषण के लिए तैयारी हो, जो हमारी शोषण की दिशा पोषण की ओर जाए। दोहन को भी हम अच्छा मानते हैं, लेकिन वो भी रजोगुण है, वो भी सतोगुण नहीं है। हम जितना ले उससे दे तो दोहन, लेकिन जितना ले उससे ज्यादा दे तो पोषण। तो हमें पोषण की आवश्यकता है। और इस तरह हम भारत में जो अभी 2030 का टारगेट है, हमें 2030 में भारत में डिमांड डबल होने वाली है पानी की, शुद्ध पेयजल की। कहां से पेयजल आएगा इसका निर्धारण करना है। लेकिन सिर्फ नदियों के संरक्षण से होगा क्या? हमें और भी वाटर बॉडीज बनाना पड़ेंगी। कलकत्ता में हमने देखा, हम 30 साल पहले गए थे, कामारपुकुर जहां रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, जयराम बाटी जहां मां शारदा का जन्म हुआ था, वहां पर हर घर में एक तालाब था, हर घर का एक पोखर था, हर घर में एक तालाब था। आज अभी जब मैं दोबारा गया तो वहां देखा कि पक्के हो गए सड़कें, गांव पक्के हो गए हैं, वहां पे पोखर नहीं रहे, वाटर लेवल कम हो गया है। अभी जबलपुर के गोल बाजार क्षेत्र में वाटर लेवल ठीक है, बहुत अच्छा है। तो एक बार सोचा कि क्या कारण है कि यहाँ जो एक नई कॉलोनी बनी है विजयनगर के पास, उसमें वाटर लेवल उतना नहीं है जो यहाँ पर है, क्योंकि वहां पर फ्री वाटर यानी जो बारिश का पानी गिरता है, वो बारिश का पानी आके बहुत बड़ा मैदान है गोल बाजार में, तो वहां पर वाटर
आता है, जमा होता है और अंडर वाटर तैयार होता है। क्या हमारे पास ऐसे मैदान बचे हैं जिनसे अंडर वाटर तैयार हो? और क्या हम उस वाटर की कीमत समझ सकते हैं जब हम एक बटन दबा के हमें पानी मिलता है और ढेरों पानी मिलता है? पहले कुएं में या हैंड पंप, हम मेरे एक नर्मदा जी के किनारे एक मेरा एक छोटा सा ध्यान केंद्र है, वहां पर वाटर पानी के लिए नलकूप बनाया, लेकिन उसको अवॉइड किया हमने कई सालों तक कि सिर्फ हैंड पंप लगा रहेगा, क्योंकि हैंड पंप जहां लगेगा वहां पानी की कीमत हमें थोड़ी पता लगेगी। जहां कुएं से पानी खींच के व्यक्ति निकालेगा वहां पानी की कीमत पता लगेगी। जहां 15 या 5 किलोमीटर दूर पानी लेके घर की हमारी माता बहनें आएंगी तो वहां पानी की कीमत पता लगेगी। जहां बटन दबा के पानी मिलेगा वहां पानी की कीमत हमें पता नहीं लगेगी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिक पंप का कहां कहां उपयोग करें। क्या इसके लिए हमें परमिशन सरकार की लेने की आवश्यकता नहीं है? अंडर वाटर को भी हमें प्रिजर्व करना है, फ्लोटिंग वाटर को भी प्रिजर्व करना है। हमने एक जगह पूछा, नर्मदा के किनारे खड़े थे, हमारे एक बच्चे ने पूछा कि नर्मदा कहां है, तो उसने बताया, उंगली से बताया कि ये नर्मदा है। इतने में पानी वो आगे बढ़ गया। हमने कहा नर्मदा तो ये नहीं है, ये तो पीछे से आ रहा है, वो पानी है, नर्मदा तो वो है। आगे निकल गई, जिसको तुमने बताया ये नर्मदा है, ये तो वो वाटर तो वहां पहुंच गया 1 मिनट बाद। तो वो नर्मदा रही क्या? वो आगे जो बह गया वो नर्मदा है कि पीछे से नर्मदा आ रही है वो है, कि अभी जो इस सेकंड बताई वो नर्मदा है? तो नर्मदा पानी नहीं है, नदी गंगा पानी नहीं है, मेरे गांव की नदी शक्कर नदी पानी नहीं है। अमृतलाल वेगड़ जी जब गए परिक्रमा करने, उन्होंने मुख्य नदी की जब परिक्रमा कर ली तो सहायक नदियों की परिक्रमा करने लगे। उन्हें बुढ़ागर नदी की परिक्रमा करी, एक और नदी की हिरण की परिक्रमा करी, और उसके बाद परिक्रमा करना का प्रयास किया शक्कर नदी, जो मेरे गांव गाडरवारा की नदी है, लेकिन वो सूखी थी। तो सूखी नदी के कारण उन्होंने परिक्रमा नहीं की। तो वो जो जल है, वो जो नदी है, नर्मदा हो, गंगा हो, कोई भी नदी हो, वो पानी नहीं है। वह जो हम इंगित करते हैं, क्या ये नर्मदा है? नहीं, प्रवाह है नर्मदा, प्रवाह है नर्मदा, स्ट्रीम। इसलिए अंग्रेजी में शब्द रिवर तो है, लेकिन एक स्ट्रीम भी शब्द है, स्ट्रीम। तो हम पानी को समझें। शक्कर नदी, मेरे गांव की नदी, शक्कर नहीं बची यदि उसमें प्रवाह नहीं है। वाटर लॉग्स छोटे छोटे भरे हुए हैं, वो नदी नहीं है। उस नदी का संवर्धन करना है तो प्रवाह का संवर्धन करना होगा। तो प्रवाह का हमने शोषण की बात भी करी, हमने दोहन की बात भी करी, और पोषण की बात आगे आने वाली पीढ़ी से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या काम कर रहे हैं, शिप्रा बैठी हुई है यहाँ पे, इतना बड़ा आयोजन कर रही है, तो हमें इनसे अपेक्षा है और छोटे बच्चों से अपेक्षा है। जब ये स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ ना, तो बच्चों ने ऑटो से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी ने जब एक पैकेट लेस चिप्स का या कुछ रखा या बिस्किट का पैकेट रखा, तो उन्होंने वो जो बिस्किट के पैकेट का कवर था सड़क पे नहीं फेंका, उन्होंने अपने बस्ते में रख लिया। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनसे अपेक्षा है, और यही आशा के केंद्र हैं। यही आगे भारत के नदियों को, वाटर बॉडीज को, पानी को, जल स्रोतों को संवर्धन करेंगे, यही पोषित करेंगे। हमने तो बहुत दोहन किया, बहुत शोषण किया, इसके लिए हम शर्मसार हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन भगिनी निवेदिता ने एग्रेसिव हिंदुइज्म नाम की पुस्तक लिखी, उग्र नहीं, ज्वलंत हिंदुत्व नाम की पुस्तक लिखी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि भारत का जो संस्कार है
वो भारत अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और अधिक सक्षम और अधिक कार्यकुशल बनाने की प्रेरणा संस्कार भारत का हिंदुत्व देता है। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को यही संस्कार दें। यदि हम हिंदू हैं, यदि हम हिंदुत्व को मानते हैं, तो हम ये जो विसर्जन करते हैं, ये जो नदियों में विसर्जन करते हैं अपनी पूजा के सामग्री, ये करने की जगह हम संस्कार दें, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाएं कि वो नदियों को और अधिक पोषित करें। बस इतना ही कहना है। बस एक वैज्ञानिक होने के नाते, यानी विज्ञान का छात्र 9वीं 10वीं 11वीं तक तो केमिस्ट्री पढ़ी है। केमिस्ट्री का अर्थ है, केमिस्ट्री में वाटर को H2O कहते हैं, यानी सबसे छोटा अणु जो है हाइड्रोजन है, और उसके बाद का अणु जो है, परमाणु जो है, वह ऑक्सीजन है। और यही सबसे छोटे वैलेंसी यानी 1 वैलेंसी का H है, 2 वैलेंसी का O है, तो H2O ऐसे बनता है। और यदि हम उस परमाणु को देखें, तो परमाणु की जो संरचना देखें, तो मैं कभी आपसे शेयर करूंगा, और आप यदि गूगल में सर्च करें तो वो जो परमाणु की संरचना है, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूमते हुए बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये बॉडीज हैं। और यदि हम अब हम यदि ब्रह्मांड को देखें तो भी वही दृश्य जो का त्यों हम यदि देखें, मैक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में देखें, तो वो प्लेनेट, वो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, एक न्यूक्लियस है, चारों तरफ वही बॉडीज है। और यदि हम अणु को देखें, एक परमाणु को देखें, हाइड्रोजन परमाणु को, तो वही एक छोटा सा न्यूक्लियस और चारों तरफ वो, तो एक जो माइक्रो है वही मैक्रो है, यानी जो सूक्ष्म है वही व्यापक है। ये अवधारणा H2O के आयन से मिलती है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलती है। H2O यानी हमको H हैव टू O, H हैव के लिए 2O, OWEO, यानी हम जो है हम उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखें। H के हैव टू, H2O का अर्थ ही है हैव टू O, यानी कृतज्ञता रखें अपने अंदर। H2O का अर्थ यह है हार्वेस्ट टू O, H2O का दूसरा अर्थ है हार्वेस्ट टू O, हम हार्वेस्ट करें, उपज करें, पानी की उपज करें। H2O जो हमें मिला है उसका हम ऋण अनुभव करें और उसको हार्वेस्ट करें। H2O, हार्वेस्ट टू O। दूसरा हम्बल टू ओन, हमें जो पानी मिला है उसके प्रति हम हम्बल रहें, हम्बल टू ओन। और बस यही बात कि जब हमें प्यास लगती है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है, अपनी बात को विराम यहीं पर दूंगा, थर्स्टी, थर्स्टी हैं हम, और थर्स्टी है धरा, और थर्स्टी हम हमेशा रहेंगे। लेकिन हम जब थर्स्टी की जगह ट्रस्टी हो जाएंगे, यानी उस पानी के ट्रस्टी हो जाएंगे कि हम पीछे से लेके आगे को देंगे, तो थर्स्टी का अर्थ ट्रस्टी निरुपादित करेंगे, तब हम ये जो जल संरक्षण का जो मिशन शिप्रा जी ने लिया है, मैं पहली बार इस YouTube चैनल पे आया हूं, और पहली बार आया हूं। मैं होप करता हूं कि ये अंतिम बार नहीं होगा, आगे भी हम मिलते रहेंगे। शिप्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, और उनके इस स्तुत्य कार्य को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण, जय नामदेहा, नामदेहा। भैया इतना रचनात्मक, इतना तथ्यात्मक शब्द, वाणी, अर्थ, मर्म का सामंजस्य मुझे लगता है आप ही कर सकते हैं, और ये ईश्वर की प्रेरणा ही होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति एक दूसरी भाषा में गीता और एक दूसरी भाषा में रामायण को अपने भाव से नहीं दिखा सकता जब तक कि उसका भाव इतना सिंचित ना हो।
इतना मतलब आपने इतने छोटे से सेशन में विज्ञान, धर्म, जल, प्रकृति, पर्यावरण, उग्रता, सौम्यता, सब तरह से हमें समझाया। और बिल्कुल भी ये अंतिम सेशन तो इसलिए नहीं हो सकता कि आज तो हमने आपसे जल को सीखा है, समझा है। आगे आने वाले सेशन में तो मैं सबसे पहले यही जानूंगी कि कैसे गीता किसी और की भाषा में, कैसे रामायण किसी और भाषा में, कहाँ से प्रेरणा। तो आप तो अभी गागर में सागर हो जिसकी एक बूंद मात्र हमें मिली है, और आपका मार्गदर्शन तो मैं वैसे भी सदैव लेती रहती हूँ। जल्दी ही आपको फिर एक बार आमंत्रण भेजेंगे किसी नए विषय के लिए। आज आप आए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। जय श्री राम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय विराट।